हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीपीओ 2025 के ऊपर होने वाली है। एसएससी सीपीओ 2025 का एग्ज़ाम कब होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एक एक चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि एसएससी सीपीओ 2025 कब होगा। एसएससी सीपीओ 2025 का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए कोई भी क्लियर डेट ना ही अभी मेरे पास में है ना ही एसएससी के पास में है, क्योंकि अभी 2024 का प्रोसेस चल रहा है। पहले 2024 का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके 1 या 2 महीने के बाद में एसएससी सीपीओ 2025 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो लगभग आप लोगों को 6 महीने से 7 महीने के बाद देखने को मिल जाएगा और उसका एग्ज़ाम जो है वो 9 से 10 महीने के अंदर आप लोगों का हो जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेट लेके चले तो मई अराउंड आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, मई 2025 के अराउंड आप लोगों का जो एसएससी सीपीओ 2025 है उसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी से आपने ये वीडियो क्यों बनाई या किस लिए आप अभी से इस चीज़ के बारे में हमें बता रहे हो। इस चीज़ के बारे में बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसएससी सीपीओ 2024 अभी हुआ है। बहुत सारे लोग प्री के अंदर अपीयर हुए थे, बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा भी हुआ है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी थे जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल बडिंग स्टेज के ऊपर थी और उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया। तो उन लोगों को एक राइट डायरेक्शन देनी है। उसके साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी एसएससी सीपीओ 2025 को अपनी ड्रीम पोस्ट मानते हुए अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी एक राइट डायरेक्शन ये वीडियो देगी कि उनको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करके और कैसे अपनी एसएससी सीपीओ की तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करूंगी कि आप बिल्कुल एक बिगनर एस्पिरेंट हो, कैसे आप लोगों को आगे इन चीज़ों के लिए प्रोसीड करना है। देखो, एसएससी सीपीओ का ये जो एग्ज़ाम होता है वो 4 स्टेजेस के अंदर होता है। एसएससी सीपीओ के अंदर सबसे पहले टियर 1 एग्जामिनेशन होता है जो 200 नंबर का होता है। उसके बाद में आपका फिजिकल एग्ज़ाम करवाया जाता है। उसी के अंदर आप लोगों की हाइट और वेट का मेजरमेंट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो जो क्वालिफाई करते हैं उनका आप लोगों का टियर 2 होता है जो 200 नंबर का होता है। और उसके बाद में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है जो चारों स्टेजेस को पार करता है। उसके बाद में कट ऑफ लगती है, जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई करता है उसको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी जो डिज़ायर्ड पोस्ट है वो मिलती है। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, उसके बाद सीआईएसएफ की जाती है, एसएसबी जाती है, उसके बाद बीएसएफ और उसके लास्ट में यूजुअली जो आपकी सीआरपीएफ है उसकी रहती है। जो लास्ट सेलेक्टिंग कैंडिडेट होता है जिसके मिनिमम मार्क्स होते हैं वो यूजुअली सीआरपीएफ में सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी सीआरपीएफ को ऑप्ट करते हैं, तो वो उसके बाद भी सीआरपीएफ में जा सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप किसी के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपके सबसे कम मार्क्स हैं तो फिर जिसकी कट ऑफ आप लास्ट में क्वालिफाई करोगे या जिसके लिए सबसे कम कट ऑफ जाएगी, सिर्फ आप उस एग्ज़ाम के या उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं और उसी फोर्स के अंदर आप जा सकते हैं। जो सीपीओ का एग्ज़ाम होता है सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको पे करती है और इसका पे स्केल जो होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। लेवल 6 की पोस्ट होती है। आपकी जो सैलरी होती है बेसिक स्टार्टिंग में जो होती है लगभग आप लोगों को इन हैंड सैलरी मिल जाती है अराउंड 60,000। उसके बाद धीरे धीरे सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। अभी मेरी अराउंड 70 के आसपास सैलरी है। मैंने एसएससी जो दिल्ली पुलिस को 2 साल पहले अराउंड ज्वाइन किया था, तो अभी इतनी ग्रोथ हो चुकी है उसके अंदर। अभी हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट स्टेज है इसकी, कि ये तो आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी कि एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस क्या है। उसके बाद में जो प्रोसेस तक तो तब पहुँचोगे ना जब आप एलिजिबल होगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहली बात, आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप जर्नल से हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके साथ में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। हर एक एस्पिरेंट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। अगर मेल कैंडिडेट हो तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो 157 सेंटीमीटर एटलीस्ट आप लोगों की हाइट होनी चाहिए, तभी आप लोग इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो या इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो।
अभी आज जो इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरली जो आपका टारगेटेड रहेगा वो टीयर 1 रहेगा, जो 200 नंबर का होता है आपका। उसके साथ साथ में टीयर 2 के अंदर सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। तो अगर आप टीयर 1 के लिए इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो उसके साथ में ही आप लोगों की टीयर 2 की प्रिपरेशन भी जो है वो हो जाएगी। टीयर 1 जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 4 सेक्शंस आपके होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग। 4 सेक्शन होते हैं और 2 घंटे का पेपर आप लोगों का होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 मार्क्स आप लोगों के जो ऑल ओवर स्कोर है उसमें से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के नेगेटिव होंगे उसके लिए। तो अभी जो टीयर 1 है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। टीयर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट 50-50 नंबर के होते हैं, मतलब इक्वल वेटेज होती है, सारे सब्जेक्ट की बराबर अहमियत है और उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को तैयारी करनी है। जो टारगेट स्कोर एक एस्पिरेंट को लेके चलना चाहिए वो अराउंड आप लोगों को लेके चलना चाहिए कि आप लोग अपना जो टारगेट है वो 150 से 160 लेके चलो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो तैयारी है वो करो। एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर टाइम का बहुत बड़ा गेम होता है और टाइम के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मॉक टेस्ट आप लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाने होंगे और अभी इनिशियल स्टेज से ही आप लोगों को स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले मॉक टेस्ट जो आप लगाना स्टार्ट करोगे, जैसे ही आपकी प्रिपरेशन, अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज अगर आपकी प्रिपरेशन 30 से 40% अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी 20 से 30% के बीच में जा रही है तो भी आप लोग अपने जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं वो लगाना स्टार्ट कर दो। जब प्रिपरेशन लगभग 60% तक हो जाए उसके बाद में आप लोग जो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर नए मॉक टेस्ट होते हैं वो भी लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के लिए और नए मॉक टेस्ट के लिए भी हमारे पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर यूजुअली टॉपर्स यूज़ करते हैं, मैंने भी यूज़ किया था। वो टेक्स्ट बुक है और फिलहाल बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है। अभी बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा, 527 और समथिंग इतने में पास मिलता है। लेकिन इंडिपेंडेंस डे की हमेशा इनकी, मैं 2 साल से देख रही हूँ, इनकी बहुत बड़ी सेल होती है। इस बार जो इंडिपेंडेंस डे की सेल है उसके अंदर 307 रुपये के अंदर इनका पास मिल जाएगा आप लोगों को DSSC कूपन कोड लगाने के बाद में, अदरवाइज 350 का समथिंग मिलेगा आपको। तो इसलिए जिन लोगों को आगे अपनी प्रिपरेशन करनी है, 1 साल का पास होता है, टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी ले लो ताकि आप लोगों को आगे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर शायद ही न्यू ईयर के अराउंड कोई डिस्काउंट देखने को मिलेगा इतना बड़ा। तो इसलिए अभी ले लो ताकि आप आगे लॉन्ग रन में यूज़ करते रहो उसको और अपने जो टेस्ट हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाते रहो। सबसे पहली होगी टेस्ट का रिसोर्स। हमने एक रिसोर्स फाइनल कर लिया कि हमारे पास टेक्स्ट बुक रहेगा। दूसरा रिसोर्स, जैसे जैसे पेपर पास आएगा कोई ना कोई फ्री मॉक टेस्ट वगैरह हम देख लेंगे या कोई और अल्टरनेटिव एक और मॉक टेस्ट का पास हम परचेज कर लेंगे। अभी के लिए टेक्स्ट बुक इनफ है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज जो आपकी बुक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक्स के अंदर सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 250 नंबर की वेटेज रखता है आपकी एसएससी सीपीओ के अंदर। प्री के अंदर 50 नंबर की, मेंस के अंदर 200 नंबर की, टोटल 250 नंबर। बहुत बड़ी एक चंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इंग्लिश को चला जाता है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश के लिए हमें 3 सेक्शन में डिवाइड करके प्रिपरेशन करनी होती है इंग्लिश की, वोकेबलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीनों के लिए हम जो बुक्स यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ग्रामर वाला सेक्शन है, ग्रामर वाला सेक्शन या तो आप किसी टीचर से पढ़ोगे, अगर आप ऑलरेडी ग्रामर के अंदर अच्छे हो तो आप लोगों को एक बुक ले लेनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप SP बक्सी ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट की, वो वाली बुक आप ले सकते हो। दोनों के जो फोटोज़ हैं मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी, उनको आप देख के और उनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद में ग्रामर के लिए जो रूल्स आप पढ़ोगे वो तो इस बुक से पढ़ोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से।
एक आप लोगों को प्रीवियस ईयर की बुक हर एक सब्जेक्ट के लिए लेने की रिक्वायरमेंट इसके अंदर रहती ही रहती है। प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो। मैं बहुत सालों से किरण पब्लिकेशन की बुक्स एस्पिरेंट को रिकमेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी उन लोगों को मिल रहा है। तो किरण पब्लिकेशन की जो ये 4 बुक्स हैं, चारों सब्जेक्ट के लिए आती हैं, आपकी इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए, चारों सब्जेक्ट के लिए भी आप इनकी बुक्स ले सकते हो। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर सारे क्वेश्चंस इनके बेस्ड होते हैं, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर्मेट में डिवाइडेड होते हैं। जैसे अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोगों को एक जगह पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी आए हुए हैं। जितने लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सब उनके सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल हैं, तो बहुत इजीली आप लोग इससे पढ़ सकते हो और कर सकते हो। इंग्लिश के लिए ग्रामर आपने नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ ली, उसके बाद में प्रीवियस ईयर से आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे और उसके साथ में वोकेबलरी आप जो पढ़ोगे वो प्रीवियस ईयर की करोगे। और नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसमें वोकेबलरी वाला सेक्शन पीछे दे रखा है, वो भी हम वोकेबलरी कवर करेंगे। तो प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर की जो अभी मैंने आपको बुक बोली थी वो लोगे तो उसमें वोकेबलरी ऑलरेडी है और साथ में ये बुक, दोनों कंबाइन करके आपकी वोकेबलरी हो जाएगी। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के लिए आप नियोन की बुक्स को रेफर कर सकते हो। नियोन की क्लोज टेस्ट की बुक है, PQRS की बुक है उनकी, और पैसेज की बुक है। तीनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको वीक लगता है उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हो। और इनकी एक बेस्ट चीज़ ये है कि इनके लेटेस्ट जो एडिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए हैं, पूरी PDF आप वहाँ से जाके देख सकते हो, बुक का रिव्यू ले सकते हो, या अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वहीं से पढ़ सकते हो PDF के थ्रू। तो ये आप लोगों की टोटल मैंने 5 बुक आप लोगों को रिकमेंड की है। 5 बुक्स में से 2 बुक लेना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, जो आपकी एक आप बुक लोगे रूल्स के लिए और दूसरी बुक आप प्रीवियस ईयर लोगे। उसके साथ में नियोन की जिस बुक की आपको रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हो, PDF भी अवेलेबल है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो है मैथ्स और इंग्लिश एक ऐसे होते हैं बेस जिनके ऊपर काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है और काफ़ी एफर्ट्स के बाद आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर एक बार अगर अच्छा स्कोर करने लग जाते हो तो कांस्टेंट हो जाते हो, लंबे टाइम तक अच्छा ही स्कोर करते हो। मैथ्स के लिए किसी टीचर से आप लोगों को पढ़ना होगा। मैथ्स को आप किसी भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने भी एक वीडियो बना रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब से आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हो, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। किसी टीचर का पेड कोर्स ले सकते हो, किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, जैसे मर्जी आप पढ़ लो। किसी भी एक टीचर से आप अपना मैथ्स पढ़ लो और उनके नोट्स बना लो। जो मैथ्स के आपने किसी टीचर से पढ़ रहे हो उसके जो नोट्स बनाओगे आप उनको ही यूज़ करेंगे हम आपकी पूरी प्रिपरेशन में। वो आपकी 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, और किसी का बैड लक है या किसी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया तो 3 साल तक भी किसी की खिंच जाती है। तो उस पूरी प्रिपरेशन को अंदर आप लोगों को वो नोट्स यूज़ होने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से उनको बनाइएगा, अच्छी नोटबुक के अंदर बनाइएगा। एक अलग अलग पेपर के ऊपर मत बना लेना कि 2 दिन के अंदर सारे गायब हो जाएं। नोट्स बनाते हुए आप लोगों को पढ़ना है और जो चैप्टर पढ़ लो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए ऑलरेडी मैं आपको रिकमेंडेशन दे चुकी हूँ कहाँ से आप बुक ले सकते हो और कहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे जैसे जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता चलता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए चलो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ भी मैथ्स के अंदर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं GS सेक्शन की। GS एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और काफ़ी स्मार्ट वर्क के साथ में हमें जाना होता है। GS के अंदर हमारा एक जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन होता है जिसके अंदर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। फिर आपका स्टैटिक GK होता है और करंट अफेयर्स होता है। तो जर्नल स्टडीज़ वाला जो सेक्शन है उसके लिए आप लोगों को एक बुक लेनी होगी, वो आप लूसेंट ले सकते हो या फिर एक किरण की 1 लाइनर के नाम से बुक आती है। काफ़ी कलरफुल सी बुक है, अट्रैक्टिव सी बुक है, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो अगर आप इस बुक के साथ में जाना चाहते हो। इन दोनों में से कोई एक बुक ले लेना, दोनों की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेने हैं, ताकि वो क्वेश्चन जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके अंदर आप लोगों की कमांड हो जाए और उसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाओ। ये चीज़ आप लोगों को जो जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट है उसके लिए करनी है। उसके बाद में जो आप लोगों का स्टैटिक GK वाला पोर्शन आता है, स्टैटिक GK
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एसएससी के लिए कि जब तक टीसीएस रहेगा तब तक स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। तो स्टैटिक जीके के लिए आप 15-20 टॉपिक हैं मेजरली, वैसे तो 10-12 टॉपिक ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन टॉपिक के लिए आप किसी भी पीडीएफ का सहारा ले सकते हो। एक गॉडफादर नाम से नियॉन क्लासेस की पीडीएफ है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल का अगर किसी को नहीं पता है तो डिलीजेंट एसएससी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। उसके ऊपर फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप उसको रेफर कर सकते हो। और इसके लिए तो मैं बोलूँगी आप लोगों को बुक्स ही ले लेनी चाहिए, एक पीडीएफ या तो उसका प्रिंट निकलवा लो या फिर बुक ले लो, जिसकी वजह से आप लोगों को बार बार पढ़ने के अंदर आसानी रहे। स्टैटिक जीके आप लोगों को किसी एक पीडीएफ या बुक से पढ़ लेनी है और उसके साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेना अगर आपके पास में टाइम बचता है तो। और करंट अफेयर्स हम जब एग्ज़ाम की आपकी डेट्स आ जाएंगी उसके अराउंड हम करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर अभी से पढ़ना चाहते हो तो वीकली करंट अफेयर्स किसी की देख सकते हो या मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हो। डेली करंट अफेयर्स का अभी बहुत ज़्यादा मैं एम्फेसाइज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी डाइवर्स पूछी जाने लगी हैं, बहुत पुरानी भी पूछ लेते हैं, बहुत अजीब भी पूछ लेते हैं। तो बहुत बार करंट अफेयर्स डेली देखने का फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश पे अच्छा होल्ड है तो आप डेली करंट अफेयर्स भी कर सकते हो। अभी लास्ट एक ऐसा सब्जेक्ट बच गया है जिसको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है और वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम स्कोर स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत कम टाइम के अंदर इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। इसका सिंपल सा फंडा है, एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगा के देखो, 2 लगा लो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर लिखो और पढ़ लो। 8 से 10 टॉपिक मिलेंगे मुश्किल से जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, अभी बता देती हूँ मैं कौन से हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी है आप लोगों का, मिसिंग नंबर है, नंबर सीरीज है। 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं। सिलोजिज्म है, उसके बाद में वेन डायग्राम है आपका, उसके बाद में काउंटिंग ऑफ फिगर्स है और कुछ एस्पिरेंट्स को ब्लड रिलेशन के अंदर भी दिक्कत आती है, कुछ स्टूडेंट्स रैंकिंग के अंदर भी दिक्कत फेस करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये 9 टॉपिक हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं और अगर आपने ये 9 टॉपिक कर लिए तो आपका रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट तो नहीं, टॉपिक जो भी आपको वीक लगता है उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको प्रीवियस ईयर वाली चैप्टर वाइज वाली बुक से प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर वाइज के लिए कौन सी बुक को आप रेफर कर सकते हो। किरण की बुक आप ले सकते हो, उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो अपने अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आप लोगों के कंप्लीट रिसोर्सेज रहने वाले हैं। आई गेस 4 बुक्स और 7 से 8 बुक आप लोगों के लिए मैंने बताई हैं, मोर देन इनफ है। इससे अलग कोई बुक की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। एक टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए आपके पास में और पढ़ने की लगन होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो आप लोगों को वर्दी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतनी चीज़ें अगर आप लोग कर लोगे डेडिकेटेडली तो मैं आप लोगों को एक तरह से वो बोलते हैं ना, लाओ लिख के दे देती हूँ, वैसे वाली चीज़ है कि लिख के दे देती हूँ। क्योंकि 1 साल ऑलमोस्ट आप लोगों के पास में है, 10 महीने मान लो आप लोगों के पास में है, रिसोर्सेज आपके पास में है, गाइडेंस आपके पास में, उसके बाद दिक्कत क्या रहेगी? सिर्फ पढ़ने की तो है ना, तो वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अगर आप लोगों को एसएससी सीपीओ से रिलेटेड कोई भी और डाउट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आप लोगों के हर एक जो डाउट होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ भी और जानना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।